हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न सोशल साइंस चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ह्यूमन जियोग्राफी, इसकी डिफिनीशन है द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना and how they came about, the social and economic differences between different parts of the world। ये बताता है ह्यूमन जियोग्राफी हमें रिलेशनशिप को जो नेचर और ह्यूमन के बीच में है, कैसे जो ह्यूमन बींग है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशन है बेसिकली हमें ये वही बताता है। इसकी डिफिनेशन जो है वो 3 नंबर में पूछ देता है, वरना इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं MCQ में। तो ये हमें बस यही बताता है कि दोनों के ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रिलेशंस हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस स्टेटमेंट दे देगा या डिफिनीसन ये दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि ये डिफिनीसन किसने दिया है। MCQ में 1 मार्क्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो इसके डिफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं और किसने इसे दिया है। ह्यूमन जियोग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ये रचेल की जो है स्टेटमेंट है कि जो ह्यूमन जियोग्राफी है एक सिंथेटिक स्टडी है, रिलेशनशिप बताती है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है MCQ में। वैसे ही इलेन सी सैम्पल की स्टेटमेंट देगा, ह्यूमन जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। जैसे जो मैन होते हैं ह्यूमन बींग, वो कुछ ना कुछ नई इनोवेशंस करते रहते हैं, एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं। वैसे ही अर्थ जो है वो स्टेबल नहीं रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ अर्थ में चेंजेस आते रहते हैं। तो उसी तरह जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज होते रहते हैं दोनों के बीच में। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट यही बताती है कि जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो एक स्टडी है, बताता है हमें कि जो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इलेन सी सैम्पल की है। वैसे ही तीसरी स्टेटमेंट जो है, कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabited it। पॉल विडल डे ला ब्लाचे की ये स्टेटमेंट है। बस इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट एक क्वेश्चन दे देगा MCQ में और पूछेगा ये स्टेटमेंट किसकी है। तो हमें बेसिकली नाम याद रखना है, ऐसे रटना नहीं है। नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी अब पढ़ते हैं। Human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other। तो ये ह्यूमन जियोग्राफी जो है हमें वो बताता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट और जो इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग के द्वारा क्रिएटेड है वो है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमें यही बताता है। तो जो नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एग्जाम में पूछेगा तो आंसर इसका सिंपल यही रहेगा कि इंटर रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बीच में। जैसे नेचर जो है हमें वो लैंडफॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर प्रोवाइड करता है और ह्यूमन जो है उसका यूज़ करके हाउसेस बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, फार्म्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं। तो जो ह्यूमन बींग हैं वो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। उन्हीं चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया जाता है रिसोर्सेज, हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी चीज़ों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये वही रिलेशनशिप को बताता है कि डायरेक्टली जो है फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग के द्वारा जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो बताता है फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बीच में का जो रिलेशन है। सिंपल सी बात। फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर ह्यूमन बींग जो है वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी नेसेसिटी को पूरा करते हैं। बेसिकली यही है नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बता रहा है कि जो ह्यूमन बींग है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर पाए हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजी किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट का जो लेवल है उससे इंडिकेट करती है, बताती है।
Human beings were able to develop technology after they developed better understandings of natural law. ह्यूमन बींग जो हैं वो टेक्नोलॉजी तभी डेवलप कर पाए हैं, तभी बना पाए हैं जब उन्होंने सबसे पहले नेचुरल लॉज को समझा, अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग ली, जाना कि नेचुरल लॉज क्या हैं, कैसे हैं, तभी उन्होंने किसी भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। जैसे हम ले सकते हैं कि उन्होंने फायर की खोज की, तो फायर उन्होंने तभी खोजा जब उन्हें फ्रिक्शन के बारे में उन्होंने जाना कि हाँ, पत्थर रगड़ने से फ्रिक्शन होगा तब जाकर के आग लगेगी। ऐसे ही प्लेन्स को फास्टर उड़ाने के लिए वी यूज़ लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स। तो ये क्या है? ये नेचर के लॉज हैं जिन्हें हम पढ़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। तो जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है, मनुष्य का प्राकृतिकरण, वो उसे एक टर्म दिया गया है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यही है कि ह्यूमन्स जो हैं वो नेचुरलाइज्ड हो गए हैं। तो इसे डिफाइन करते हैं जैसे इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ नेचर। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अभी प्रिमिटिव है और नेचर जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यहाँ पर जो है वो सुपीरियरिटी दिखाई गई है नेचर की। इस स्टेज पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही लो होता है और ह्यूमन जो होता है वो नेचुरलाइज्ड होता है, जो कि नेचर की सुनता है, उससे डरता है और नेचर की पूजा पाठ करता है। वो नेचर की वो जो है वो सर्वोपरि रखता है, उसके गुस्से से डरता है कि कहीं नेचर को कोई डिज़ास्टर ना ला दे। तो यही है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। 2 या 3 मार्क्स में ये पूछ सकता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यही है जहाँ पर ह्यूमन की प्रिमिटिव सोसाइटी हो और स्ट्रॉन्ग नेचर फोर्सेस हो, मतलब नेचर जो है वो सुपीरियर हो और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो लो हो और जो ह्यूमन है वो नेचर से डरे, नेचर की सुने, नेचर को जो है कंजर्व करने के बारे में सोचे, उसकी पूजा पाठ करे। हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा। अब जो है वो पॉसिबिलिज्म है। इसमें हमें बताता है कि जो द पीपल बिगन टू अंडरस्टैंड देयर इन्वॉल्वमेंट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ जो ह्यूमन बींग हैं वो इन्वॉल्वमेंट को समझना शुरू कर दिए, उसके जो नेचर के फोर्सेस हैं उन्हें समझना शुरू कर दिए। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन्स डेवलप बेटर एंड मोर इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी। और धीरे धीरे जो है ह्यूमन जो हैं वो बेटर और इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। इससे जो ह्यूमन बींग हैं वो पहले तो उन्होंने अपने ज़रूरत के लिए जो है टेक्नोलॉजी को इनोवेशन किया, लेकिन उसके बाद वो ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे, उसे ही स्टेट ऑफ फ्रीडम कहना शुरू कर दिया। Nature provides opportunities and human beings make use of this, and slowly nature gets humanized and starts bearing the imprints of human endeavor। इसे ही पॉसिबिलिज्म कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग जो हैं वो धीरे धीरे नेचर को जो है वो ह्यूमनाइज्ड बनाते जा रहे हैं। पहले इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या था कि जो ह्यूमन हैं वो नेचुरलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिज्म में ये है कि जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से बढ़ कर के स्टेट ऑफ फ्रीडम में जा चुके हैं। उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार करना शुरू कर दिया है। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वहाँ पर जो ह्यूमन बींग है वो नेचर जितने सुपीरियर नहीं है, नेचर की सुपीरियरिटी दिखाई गई है। वहाँ पर लो लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन है वो नेचर की पूजा पाठ करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन पॉसिबिलिज्म में ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिज्म में जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो गया है, टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट हाई लेवल पे हो गया है। जैसे हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा, पॉसिबिलिज्म पढ़ा, वैसे ही ग्रिफिथ टेलर ने एक नया टर्म दिया न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसका मीन्स होता है कि हमें जो है रिसोर्सेज को जो है एक लिमिट में यूज़ करना है कि जिससे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना पहुँचे। क्योंकि पॉसिबिलिज्म में जो है वो ह्यूमन बींग जो हैं वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम में जा चुके थे। वो डिप्लीशन कर रहे थे धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे थे। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक मिड टर्म बताया कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म है इसमें जो है हम रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ करेंगे, ना कि इतना कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज पहुँचे। बैलेंस बनाकर चलने की इन्होंने बात की है।
introduced another concept which reflects a middle path, madhyam mark, between the two ideas of environmental determinism and possibilism. He termed it as neo-determinism और stop and go determinism. तो नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो टर्म्स को डिफाइन करता है कि हम बीच का रास्ता लेंगे, न इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म न पॉसिबिलिज्म, बीच में बैलेंस बना के चलेंगे, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, लिमिट में यूज़ करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। ये शॉर्ट नोट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस 3 लाइन याद रखनी है कि ये जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है और ये एक मिडल पाथ को जो है रिकॉग्नाइज करता है और बैलेंस बनाने की बात करता है। बस इससे भी एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन बन सकता है। वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जियोग्राफी वॉज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है वो मेनली कंसर्न होती है लोगों के वेलबींग के को लेकर के। दीज इंक्लूड एस्पेक्ट्स सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो वो जो वेलबींग के एस्पेक्ट जो होते हैं वो होते हैं हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। लोगों को घर, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो मेनली यही पूछेगा कि वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स में किस चीज़ की बात की गई है, तो लोगों के वेलबींग की बात की गई है। और वो वेलबींग के रूप में क्या दिया जा सकता है, घर, स्वास्थ्य और शिक्षा। वैसे ही दूसरा देखते हैं, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स एम्प्लॉयड Marxian theory to explain the basic cause of poverty, deprivation and social inequalities। तो जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो मेनली मार्क्स की आइडिया पे जो है वो बेस्ड है। इसमें जो है लोगों की गरीबी, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो किसको लेकर के कंसर्न है, तो वो पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और सोशल इनइक्वालिटीज़ को लेकर के है। ऐसे ही तीसरा है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेट ग्रेट एम्फेसाइज ऑन लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो ऑन परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मेनली कंसर्न इस चीज़ को लेकर के रहता है, इथनिसिटी को लेकर के, रेस को लेकर के, रिलीजन को लेकर के। तो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या बात की गई है, लोगों को वेलबींग के लिए, वेलबींग ऑफ द पीपल। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या बात की गई है, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़, स्टेटस को लेकर के। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या बात की गई है, उनके रेस, रिलीजन, इथनिसिटी को लेकर के बात की गई है कि वो किस रेस से आते हैं, किस रिलीजन से लेकर के आते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है उनका डेवलपमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ह्यूमन जियोग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज। इससे भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर में पूछेगा, तो बस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में दे देगा, उसकी सब फील्ड्स को पूछेगा। जैसे सोशल जियोग्राफी, तो इसकी जो सब फील्ड्स हैं वो हैं बिहेवियरल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, जियोग्राफी ऑफ लीजर, कल्चर जियोग्राफी, जेंडर जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, मेडिकल जियोग्राफी। मे भी इसका इंटरफेस भी पूछ दे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी दे के सब फील्ड ही पूछता है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही अर्बन जियोग्राफी, इसकी कोई सब फील्ड नहीं है, तो इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस जो है इसका अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग है। पॉलिटिकल जियोग्राफी, इसकी जो सब फील्ड्स हैं वो इलेक्टोरल जियोग्राफी, मिलिट्री जियोग्राफी है। पॉपुलेशन जियोग्राफी, इसका इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस में है डेमोग्राफी। सेटलमेंट जियोग्राफी, अर्बन रूरल प्लानिंग। इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक जियोग्राफी की जो है वो सब फील्ड भी हैं, जैसे जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, जियोग्राफी ऑफ मार्केटिंग, जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म, जियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस में रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। बस यही है। तो मेनली इसमें जो है फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी दे के सब फील्ड पूछता है, और इसके ज़्यादा चांसेस हैं सोशल जियोग्राफी का दे दे, या पॉलिटिकल जियोग्राफी, या इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, और ज़्यादा कुछ नहीं देता है। और मे बी क्वेश्चन में दे पॉपुलेशन जियोग्राफी और इनका इंटरफेस पूछ दे, तो डेमोग्राफी होगा, सेटलमेंट जियोग्राफी का अर्बन रूरल प्लानिंग होगा। सेटलमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो अर्बन रूरल प्लानिंग में आती हैं। पॉपुलेशन
को पढ़ने के लिए हमें डेमोग्राफी देखना पड़ता है। इकोनॉमिक्स जियोग्राफी में इकोनॉमिक्स की बुक देखनी पड़ती है, तो यही चीज़ है मेनली। ये एक शॉर्ट नोट है बस क्लियर करने के लिए कि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़े हैं। तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे मैंने रखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स। ह्यूमन वर्ल्ड्स और नेचर के बीच का जो रिलेशन है उसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। ये फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन बींग के द्वारा क्रिएटेड है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और उसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो ह्यूमन बींग है वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को डेवलप करते हैं। तीसरा जो मेन टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें 3 मेन कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं। पहला इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो नेचुरलाइज्ड है, नेचर को पूजता है, उसकी बातें सुनता है और नेचर से डरता है। वहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, नेचर की सुपीरियरिटी दिखाई जाती है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो पॉसिबिलिज्म। यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरलाइज्ड के बजाय ह्यूमनाइज्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी का हाई लेवल डेवलपमेंट देखने को मिलता है और ह्यूमन बींग जो है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की ओर जा चुके हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है नियो डिटर्मिनिज्म। ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। इसमें वो बताते हैं मिडिल पाथ कि ना हम ज़्यादा नेचुरलाइज्ड हो ना ही नेचर ह्यूमनाइज्ड हो। मिडिल पाथ इन्होंने बताया है कि हम बीच के रास्ते को लेकर चलेंगे। जो टेक्नोलॉजी का है वो डेवलपमेंट करेंगे लेकिन एक लिमिट में रह के करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो एक लिमिट में करेंगे, न कि इतना करें कि इन्वायरमेंट को डैमेज पहुँचे। तो इन्होंने एक मिडिल पाथ दिखाया कि न कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा नेचुरलाइज्ड हो और ना ही नेचर ह्यूमनाइज्ड हो। हम एक मिडिल पाथ लेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए। एग्ज़ाम में इतना ही पूछता है, यही मेन टॉपिक्स हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि जो नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये ज़रूर पूछता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू। थैंक यू।